एक समय की बात है। भारतवर्ष में सुजानगढ़ नाम का एक राज्य था। उस राज्य में राजा वीरसेन राज किया करता था। राजा की एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी जिसका नाम था चित्रकला। राजकुमारी का सौंदर्य इतना सुंदर था कि राज्य का हर एक व्यक्ति उसको पाने की चाह रखता था। लेकिन राजकुमारी को पाना इतना आसान कहाँ होता है। जब वह महल की अटारी पर खड़ी होती तो लोगों की नजर उससे हटती न थी। उसी राज्य में एक मुरली नाम का एक ज्ञानी पंडित रहता था। मुरली प्रतिदिन सुबह होते ही नदी में स्नान करके आता। उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद सीधा राजा के राजभवन में जाता था। वहां जाकर सर्वप्रथम राजकुमारी के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाता। कहते हैं माथे पर चंदन का तिलक लगाने से मन में अच्छे विचार आते हैं और मानसिक उत्तेजना पर नियंत्रण रहता है। राजकुमारी के तिलक लगाने के बाद पंडित राजा के मस्तक पर तिलक लगाता। फिर राज्य की क्या ग्रह दशा चल रही है उस पर चर्चा करता था। राजा वीरसेन को अपनी प्रशंसा कराने का बड़ा शौक था। बचपन से राजा वीरसेन को जादू के खेलों में अत्यधिक रुचि थी। राजा स्वयं भी थोड़ा बहुत जादू जानता था। राजा अपने कद को छोटा करता और सागर की नली से बाहर निकल आता। यह राजा का सर्वप्रिय खेल था। राजा रोज पंडित को यह खेल दिखाता और पंडित राजा की प्रशंसा के पुल बांध देता। महाराज, आप कमाल का जादू दिखाते हैं। इस तरह का जादू पूरी दुनिया में और कोई नहीं दिखा सकता है। राजा अपनी प्रशंसा सुनकर फूला नहीं समाता और पंडित को रोज दक्षिणा में एक सोने की मोहर देता। पंडित रोजाना सोने की एक मोहर पाकर खुशी खुशी अपने घर चला आता। एक दिन पंडित को अपने ही नगर के किसी लड़के का लग्न लेकर किसी दूसरे गांव में जाना था। पंडित को अगले दिन सवेरे तक लौट पाना संभव नहीं था क्योंकि वहां से दक्षिणा में अच्छी रकम मिलने वाली थी और पंडित राजा से मिलने वाली सोने की एक मोहर भी नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए पंडित ने अपने बेटे भीमा को पूरी बात समझाई और अगले दिन राजभवन जाने के लिए कहा। भीमा राजभवन का नाम सुनकर बड़ा खुश हुआ। रात भर मन में बार बार दोहरा रहा था कि कल कैसे राजा को तिलक लगाएगा और कैसे राजा की प्रशंसा करेगा। पूरी रात इन्हीं ख्यालों में कट गई। अगले दिन वह पिता के बताए तरीके से धोती कुर्ता पहनकर राजभवन के लिए निकल गया। राजकुमारी चित्रकला महल की अटारी पर अपने केश सुखा रही थी। उसकी नजर भीमा पर पड़ी। हट्टे कट्टे नौजवान भीमा को राजकुमारी एकाएक देखती रही और मन में सोचने लगी कि इस व्यक्ति को अपने राजभवन में पहले तो देखा नहीं। भीमा धीरे धीरे महल के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब भीमा एक दासी से राजकुमारी का पता पूछकर सीधा राजकुमारी के पास चल देता है। राजकुमारी भीमा की चाल ढाल और रूप रंग देखकर उस पर मोहित हो गई। भीमा ने राजकुमारी के माथे पर चंदन का तिलक लगाया। राजकुमारी ने बड़े प्रेम से अपने माथे पर तिलक लगवाया और भीमा को एक तक निगाह से देखती रही। भीमा राजकुमारी के तिलक लगाकर जैसे ही चलने को हुआ, राजकुमारी ने कहा, आज पंडित जी नहीं आए? भीमा थोड़ा सिर झुकाकर बोला, जी राजकुमारी, दरअसल पिताजी आज किसी काम से किसी अन्य गांव में गए हैं। इसी कारण आज यह काम पिताजी ने मुझे सौंपा है। फिर राजकुमारी बोली, वैसे तुम्हारे चंदन में सुगंध बहुत है। कल से तुम ही रोजाना हमारे तिलक लगाने आया करना। भीमा बेचारा सिर झुकाकर बोला, जी राजकुमारी, मैं पिताजी से इजाजत लेने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर भीमा वहां से चल देता है और राजा के पास आ जाता है। राजा हर रोज की तरह बगीचे में झूले पर बैठा था। भीमा को आते देखकर पूछा, क्यों आज मुरली पंडित नहीं आए? नहीं, पिताजी आज किसी अन्य गांव में गए हैं, इसलिए तिलक लगाने के लिए मुझे भेजा है। भीमा ने उत्तर दिया। उसने राजा के मस्तक पर तिलक लगाया और लौटने को लगा। तभी राजा ने उसको टोका और कहा, अभी कहां जाते हो? ठहरो, तुम्हें अपने जादू का कमाल दिखाता हूं। राजा ने हमेशा की तरह अपना कद छोटा किया और पास रखे पानी के सागर में डुबकी लगाई और फिर नली से बाहर निकल आया और भीमा से बोला, कहो छोटे पंडित, रह गए नादंग, कैसा लगा हमारा जादू? राजा ने गर्वपूर्वक कहा। भीमा को पता था कि राजा को अपनी प्रशंसा सुनना अच्छी लगती है, इसलिए उसने भी अपने पिता की तरह राजा की प्रशंसा की और राजा ने उसको भी एक सोने की मोहर दी। भीमा मोहर लेकर घर वापस आ जाता है। उधर पंडित भी घर आ जाता है। भीमा ने पंडित से कहा कि पिताजी, कल से मैं राजभवन में तिलक लगाने जाया करूंगा। यह सुनकर पंडित को यह सोचकर अधिक खुशी हुई कि बेटा बाप की जगह काम कर सकता है। दूसरे दिन भीमा फिर राजभवन चल देता है। उधर राजकुमारी भीमा का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। राजकुमारी भीमा को आया देख अत्यधिक प्रसन्न हुई।
राजकुमारी कल की तरह फिर भीमा से बोली, तुम्हारे चंदन की सुगंध कितनी महक रही है। और भीमा ने आज अपना सिर उठाकर राजकुमारी की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। राजकुमारी की सुंदरता देखकर भीमा उस पर मोहित हो गया। दोनों के बीच प्रेम का पौधा उभर आया। दोनों एक दूसरे के लिए बेचैन रहने लगे। इसी तरह धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। भीमा को हर रोज राजा के खेल की झूठ मूठ की प्रशंसा करनी पड़ती, लेकिन उसे राजकुमारी से भी मिलना था। दोनों एक बगीचे में जाते और प्रेम भरी बातें करते। इस प्रकार कुछ समय और बीत जाता है। एक दिन भीमा राजा के माथे पर तिलक लगाता है और राजा रोज की तरह उसे अपना खेल दिखाता है। भीमा हर रोज बार बार उसी खेल को देखकर तंग हो गया था। फिर राजा बोला, हाँ छोटे पंडित, कैसा लगा हमारा खेल? फिर भीमा बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा सीख लेने पर कोई भी कर सकता है। यह उत्तर सुनकर राजा आगा बबूला हो गया और गुस्से से बोला, यह बड़ी बात नहीं है तो तुम ऐसा कुछ करके दिखाओ जिससे सब तुम्हारे जादू की प्रशंसा करे। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे माता पिता सहित पूरे परिवार को कोल्हू में पिरवा दूंगा। फिर भीमा बोला, अगर मैं आपसे बेहतर जादू दिखाऊं तो क्या करोगे? राजा ने हाव भाव में बोल दिया, अगर तूने मुझसे अच्छा जादू दिखाया तो अपने राज्य का आधा राज्य दूंगा और साथ में अपनी लड़की का विवाह तेरे साथ करूंगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो पूरे परिवार को कोल्हू में पिरवा दूंगा। उसके बाद भीमा घर लौट आता है। भीमा के माता पिता ने जब यह पूरी बात सुनी तो वे रोते गिड़गिड़ाते राजा के पास अपने पुत्र की भूल के लिए क्षमा मांगने गए, लेकिन राजा पर उनकी विनती का कोई असर नहीं हुआ। राजा ने अपनी बात दोहराई, 6 महीने बाद सावन मास की पूर्णमासी के दिन तुम्हारा लड़का कोई अनोखा जादू दिखाएगा, नहीं तो पूरे परिवार को कोल्हू में पिरवा दिया जाएगा। भीमा के माता पिता रोते बिलखते घर लौट आए। भीमा ने अपने दुखी माता पिता को हौसला बंधाया और कहा, आप दोनों धीरज रखिए, मैं जादू सीखूंगा और इस घमंडी राजा को 6 महीने के भीतर अनोखा जादू दिखाऊंगा। अगले दिन भीमा सवेरा होने से पहले ही जादू सीखने की चाह में घर से निकल पड़ा। चलते चलते दोपहरी हो गई तो भीमा ने आराम करने की सोची। रास्ते में वह एक पेड़ के नीचे रुका। पेड़ की छांव में बैठते ही उसको झपकी आ गई। नींद में उसने कुछ गिरने की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोली। उसने देखा पेड़ से कुछ दूरी पर एक टोकरी रखी थी। पास ही एक बुढ़िया खड़ी थी और उसने देखा कि इधर उधर से फल उड़ उड़कर उस टोकरी में आकर गिर रहे हैं। जब टोकरी भर गई तो बुढ़िया के बिना छुए ही उसके सिर के ऊपर कुछ ऊंचाई पर जाकर ठहर गई। बुढ़िया उसी तरह टोकरी को लिए वहां से चल दी। भीमा ने अपनी आंखें मली और वह तुरंत हड़बड़ाकर उठा। उसके मुंह से निकला, जादूगरनी, और वह बुढ़िया के पीछे हो लिया। बुढ़िया थोड़ी दूर जाने के बाद एक दीवार के पास रुकी। उसने दीवार को हाथ से हल्का सा धकेला और पानी के समान भीतर घुस गई। भीमा भी जल्दी से उसके पीछे से घुस गया। भीतर एक और दीवार थी। दीवार पर एक घेरा बना था। बुढ़िया ने घेरे पर हाथ रखा तो वे एक गुफा में पहुंच गए। बुढ़िया जरा सा रुकी तो टोकरी अपने आप जाकर जमीन पर टिक गई। अब बुढ़िया की नजर अचानक से भीमा पर पड़ी। उसने कड़क कर पूछा, कौन है तू और यहां कैसे घुस आया है? भीमा ने अपनी पूरी कहानी रोते हुए बुढ़िया को सुनाई। भीमा की कहानी सुनकर बुढ़िया का मन पिघल गया और गुस्सा करना बंद कर दिया। उसने भीमा को अपने साथ रहने की अनुमति दे दी, लेकिन एक चेतावनी भी दी कि उसकी मर्जी के बगैर वह गुफा से बाहर नहीं जा सकता है। भीमा ने यह बात स्वीकार कर ली। बुढ़िया ने पास खड़ी अपनी बेटी रागिनी को भोजन तैयार करने के लिए कहा। तीनों ने भोजन किया और सो गए। धीरे धीरे भीमा ने अपनी बातों से बुढ़िया का मन मोह लिया। एक दिन बुढ़िया उसे जादू की विद्या सिखाने के लिए तैयार हो गई। समय बीतता गया। भीमा और बुढ़िया की लड़की रागिनी में प्यार पनपने लगा। बुढ़िया को भीमा अच्छा लगने लगा था। अब बुढ़िया को भीमा से कोई आपत्ति नहीं थी। खुशी से उसने दोनों की शादी करवा दी। भीमा की तो मजबूरी फंसी थी, क्योंकि उसे जादू सीखना था और राजा का घमंड तोड़ना था। इसके साथ साथ राजकुमारी से विवाह भी करना था। भीमा को अपने नगर से निकले 5 महीने बीत गए। अब वह जादू के खेल में पारंगत हो चुका था। उसने अपनी पत्नी रागिनी को साथ लिया और दोनों नट नटनी का भेष बनाकर वहां से निकल पड़े। उसके बाद भीमा राज्य पहुंचकर सीधा राजा के पास गया और राजा से मरजीवनी का खेल दिखाने की इजाजत ले ली। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया और समय पर खेल शुरू हो गया। भीमा और रागिनी नट नटनी के वेश में मैदान में आए। जनता के बीच घेरे में उन्होंने एक चक्कर लगाया। सबने तालियों से उनका स्वागत किया।
राजा के बगल में राजकुमारी भी खेल देखने बैठी हुई थी। नट बने भीमा ने सर्वप्रथम राजकुमारी को प्रेम भरी नजरों से देखा और उसके बाद सूत का एक गोला लिया और आकाश की तरफ उछाला। आकाश और धरती के बीच धागे का एक पुल बन गया। आकाश में कोलाहल मच रहा था। उस शोर की भयंकर आवाजें धरती पर स्पष्ट सुनाई दे रही थी। नट ने राजा से पूछा, क्या मैं आकाश में जाकर देख आऊं कि यह युद्ध क्यों हो रहा है? राजा ने इजाजत दे दी और कहा, 2 घड़ी बाद लौट आना। यहां सब तुम्हारा मर्जीवनी खेल का कमाल देखने के लिए बैठे हैं। जी महाराज, नट ने कहा। लेकिन महाराज, मुझे अपनी पत्नी की चिंता है, वह यहां किसी को नहीं जानती। इस पर राजा ने कहा, तुम्हारी पत्नी की हिफाजत का जिम्मा हमारा है। राजा की आज्ञा लेकर नट लटके हुए धागे के सहारे आकाश में चढ़ने लगा। धीरे धीरे वह जमीन से दिखाई देना बंद हो गया। सभी लोग नट के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी आकाश से किसी शरीर के कटे भाग नीचे गिरने लगे। सभी ने समझा युद्ध में किसी ने नट को मार दिया है। ये देख नटनी जोर जोर से विलाप करने लग गई। लोगों ने उस कटे शरीर के टुकड़ों को अर्थी पर रखा और अंतिम संस्कार के लिए श्मशान ले गए। नटनी भी अपने पति के साथ चिता पर लेट गई। सबने मना किया लेकिन वह नहीं मानी। दाह संस्कार के बाद जब सब लोग श्मशान से लौटे तो देखा नट धागे को पकड़कर नीचे उतर रहा था। सबकी सांसें थम गईं। राजा के तो होश ही उड़ गए। तुम जीवित हो? राजा के मुंह से निकला। राजा की बात सुनकर नट बोला, मुझे क्या होना था, मैं तो युद्ध देखने गया था। फिर राजा बोला, तुम्हारा कटा शरीर नीचे गिरा था, जिसका दाह संस्कार हम अभी करके आए हैं। तुम्हारी पत्नी भी अपने पति धर्म को पूरा करने के लिए चिता में भस्म हो गई। यह सुनकर नट क्रोधपूर्वक बोला, क्या कहा? मैं नहीं मरा तो मेरी पत्नी सती कैसे हो सकती है? लगता है राजा का मन मेरी पत्नी पर आ गया है। नट की बातों से सभी हैरान परेशान थे। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। राजा नट के आगे हाथ जोड़ रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। राजा की बात सुनकर नट जोर से हंसने लगा और बोला, राजन, मेरी पत्नी तुम्हारे शयन कक्ष में कैद है, जाकर देख लो। उसके बाद राजा बोला, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझ पर गलत कलंक लगा रहे हो। हमने अपनी आंखों से उसे आग की लपटों में समाते देखा है। वहां उपस्थित सभी लोग एक साथ बोल उठे। इसके बाद नट बोला, चलो चलकर आप सब अपनी आंखों से देख लो। नट के कहने पर सब राजा के शयन कक्ष की ओर गए। नटनी राजा के बिस्तर पर रस्सियों से बंधी पड़ी थी और राजा को मुस्कान भरी आंखों से निहार रही थी। राजा नटनी को वहां पाकर घबरा गया और बोला, मुझे नहीं मालूम तुम्हारी पत्नी यहां कैसे आई। उसके बाद नट पहले तो ठहाके मारकर हंसा और फिर बोला, घबराइए नहीं महाराज, यही तो मर्जीवनी विद्या का जादू था। यह सुनकर सभी ने राहत की सांस ली और हर्षपूर्वक तालियां बजाकर नट की प्रशंसा की। राजा ने नट को अपना राज नट नियुक्त किया, उसे बहुत सा इनाम दिया। फिर पूछा, बोलो और क्या चाहिए? तुम्हारे खेल से हम बहुत प्रसन्न हैं। नट ने अपने नकली बाल और दाढ़ी मूछें हटाई, चेहरे पर लगा रंग पोंछा और कहा, राजन, मैं मुरली पंडित का बेटा भीमा हूं। मैंने 6 मास में आपकी विशेष जादू दिखाने की शर्त पूरी कर दी है। अब आप अपने कहे गए वचन को पूरा करें। राजा यह देखकर दंग रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर राजा थोड़ा संभला और भीमा के जादू की प्रशंसा करते हुए बोला, तुम्हारे जैसा जादू का खेल इस संसार में कोई नहीं दिखा सकता। उसने भीमा को गले से लगाया और बोला, मैं अवश्य अपना वचन पूरा करूंगा। इसके बाद राजा ने पहले तो राजकुमारी की शादी भीमा से की और फिर अपने राज्य का आधा हिस्सा भीमा को सौंप दिया। भीमा को पाकर राजकुमारी धन्य हो गई और इसके बाद भीमा, रागिनी और राजकुमारी तीनों एक साथ खुशी खुशी महलों में रहने लगे।